कहने को वो हमारी नौकरानी थी, मगर चेहरे से किसी आला खानदान की दुख्तर लगती थी। पूर्वकार सी जरा अच्छे कपड़े पहन लेती तो हम बहन भाइयों में से लगने लगती। ये तमीज करना मुश्किल हो जाता कि वो खान बहादुर साहब की खात्मा है या हवेली के बच्चों में से कोई है। जब से मैंने होश संभाला, वो मुझे अपने ही आंगन में हंसती खेलती नजर आई। अम्मा भी इसको औलाद जैसा चाहती थीं। कहती थीं कि सिमी छोटी सी थी कि इसके माँ बाप हैजे से एक साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। सिमी के वालिदैन चूंकि हमारे पुराने मुलाजिम थे, लिहाजा बकौल अम्मा उन्होंने तर्स खाकर इस बच्ची को घर में रख लिया था। बाबा तो रखवाल थे और भी कई इनके दर पर पल रहे थे, सो एक यतीम बच्ची और सही। ये कोई चुका देने वाली बात ना थी। सिमी के अलावा और भी कई मुलाजमें हमारी हवेली में रहती थीं। किसी के जिम्मे झाड़ू तो किसी का काम कपड़े धो धुलाकर इस्त्री करके रखना, कोई गंदम साफ करने और धान पटकने के वास्ते तो कोई अम्मा और दादी के पैर दबाने को। जिम्मेदार तो अपने इलाके का बादशाह होता है और मिजारे इसकी राया। बचपन दौड़ता भागता नजरों से ओझल हो गया। मैं और सिमी छुपन छुपाई खेलते बड़े हो गए। मेरी बहन अर्जुमन बानो, सिमी और भाई शकीब बहादुर, हम चारों की चौकड़ी में से भाई शकीब को बाबा खान ने मैट्रिक के बाद पढ़ने को शहर भेज दिया, तो हमारी टीम भी टूट गई और अब शकीब भैया के बगैर मेरा किसी खेल में दिल ना लगता। और यही हाल सिमी का भी था। मैं तो रंग और ब्रश से तस्वीरें बनाकर दिल बहला लेती और वो घर के काम काज में मसरूफ हो जाती। शकीब तो लाहौर की रौनकों में गुम हो गए। रुपए पैसे की कमी ना थी, पढ़ाई तो मशगला था। सैरो तफरीक करते, रुपए उड़ाते, कम हो जाते और मंगवा लेते। आज का गम ना कल की फिक्र, दोस्तों के साथ खुश थे। तालीम के 4 साल पलक झपकते गुजर गए। अब इनका दिल लाहौर का होकर रह गया था। भला इस छोटे से गांव में क्या रखा था, मगर बाबा की बड़ी जिम्मेदारियां थीं, सो भैया को वापस तो आना ही था, क्योंकि जिम्मेदारी इन्हीं को संभालनी थी। जिस रोज भैया लाहौर से लौटे, सिमी भी मेरी तरह खुश खुश फिर रही थी। वो आज घर के काम काज में खसूसी दिलचस्पी ले रही थी। अम्मा जान के साथ शकीब की पसंद के खाने बनवाने में मदद कर रही थी। उस वक्त मैं बरामदे में सिमी से बात कर रही थी जब भैया अचानक घर के अंदर आए। इनको देखकर सिमी शर्माई और फिर पीठ मोड़कर अम्मा के पास किचन में चली गई। आज भी मुझको वो इसका धीरे धीरे चलना और काजल से पाकीज़ा धुली धुली आंखों से पलके झपकाना याद है। इसकी भैया को देखने की फरिश्तों जैसी मासूम अदा मेरे दिल में छप कर रह गई थी। भैया ने आते ही मेरे सर पर प्यार किया और अम्मा का पूछा। मैंने बावर्ची खाने की तरफ इशारा किया और वो सीधा उधर गए और अम्मा के गले लग गए। अचानक इसकी निगाह उठी। सिमी करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी भैया ने इसकी खैरियत पूछी। वो शर्मा गई। बचपन में साथ खेलने वाली आज शर्माई तो इसको अजनबी सी लगी। इसके साथ ही एक नया रूप इसके चेहरे पर था। शकीब को तो वो एक गैर अहम शय की मानद याद ना रही थी, लेकिन सिमी के चेहरे की धमक बता रही थी इसको शकीब का बहुत इंतजार था। शहर में शकीब ने कितने ही हसीन चेहरे देखे थे, लेकिन किसी चेहरे ने भी मेरे भाई के दिल को नहीं लुभाया था। लेकिन आज इनको एहसास हुआ कि गांव में रहने वाली लड़कियां सादगी के बावजूद हुस्न की तस्वीर होती हैं। मैंने महसूस कर लिया कि सिमी की कशिश रफ्ता रफ्ता मेरे भाई को महसूर करने लगी है। वो अब माशाल्लाह 21 या 22 बरस का हो चुका था। एक ही घर में रहते हुए कई ऐसे मौके आए जब इनको तन्हाई मैसर आई, लेकिन मेरे भाई के दिल में इस लड़की का एक खास मकाम और एहतराम था। मैंने इसे सिमी से कभी गलत अंदाज से मुखातिब होते नहीं देखा था, मगर अब वो पहले वाला अंदाज भी ना रहा था। इनके रवैये से इनका लगाव जाहिर होता था। बचपन के इस साथी की तरफ दिल के जाने कौन से रिश्ते इस्तवार हो गए थे कि शकीब इसको दुख पहुंचाने या बर्बाद करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो इसको जायज़ तरीके से अपनाना चाहता था। शकीब भूल गया कि वो हमारे नौकरों की बेटी है। वो सिमी को अपनाने का सोचने लगा और इसने अपनी इस सोच को सबसे पहले मुझ पर आश्कार किया। कहने लगा, दुरे शहवार, प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। देखो वो मेरी ही नहीं तुम्हारी भी तो बचपन की साथी है ना। शकीब के जज्बात को मैं समझती थी, मगर जानती थी वो गलत डगर पर सोचने लगा है। ऐसा मुमकिन न था। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी की बेटी को भला मेरे वालिद क्यों कर बहू का दर्जा देते। इकलौता होने के नाते वालिदैन जल्द ही बेटे का सेहरा देखना चाहते थे, लेकिन वो जहां रिश्ता लगाते भैया इनकार कर देते।
अपनों को छोड़कर मेरे वालिदैन ने बिल आखिर गैरों में खूबसूरत लड़कियों के नाम लेने शुरू कर दिए। पहले तो हम में से किसी की समझ में न आता था कि मेरा भाई अच्छे अच्छे घराने की भी खूबसूरत लड़कियों को क्यों कर ठुकरा देता है, मगर गौर करने पर जान लिया कि इसकी वजह सिमी है और वो उसी से शादी करना चाहता है। भाई से पूछा तो इसने दिल की बात मुझ पर आश्कार कर दी। ये बात मैंने अव्वल किसी को ना बताई। एक रोज मौका मिलते ही सिमी को पकड़ लिया। वो घबरा गई। मैंने कहा घबराओ नहीं, मगर मुझे सच बताओ, क्या भाई ने तुमसे शादी के लिए कहा है या तुमने इससे कोई बात की है? अगर तुम दोनों के दरमियान इस मसले पर बातें हो चुकी हैं तो मुझको जरूर आगाह करो। बिल्कुल भी मुझसे कुछ ना छुपाना, ताकि मैं तुम्हारी जबान बनूं, तुम्हारी मदद कर सकूं। बाबा जान मेरी बात नहीं टालते। मैं बस यही कहूंगी कि मैं सिमी को पसंद करती हूँ और इसी को भाभी बनाना चाहती हूँ। अम्मी को भी हम मना लेंगे। वो कहने लगी, शहवार आपी, खुदा के लिए ऐसी बात किसी से ना कहिएगा, वरना खान बहादुर साहब मुझको जिंदा ना छोड़ेंगे। वो समझेंगे मैंने शकीब को भड़काया है, हालांकि मैंने इनसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा कहते हुए वो कांप रही थी। इसको इस कदर खौफसदा देखकर मैं तड़प गई। वो रोने लगी तो मैंने हौसला दिया, सिमी देखो, कभी वालिद साहब ने तुमको डांटा है? क्या कभी उन्होंने तुम्हारे साथ कोई सख्ती की है? नहीं ना, तो फिर तुम इतना क्यों डर रही हो, जबकि तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है। ठीक है, तुम राजी नहीं हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहती। आप शकीब को भी समझाएं, न जाने वो क्यों ऐसा सोचने लगा है, जो कि मुमकिन नहीं है। मैं तो इनको भाई कहती हूँ। अच्छा, मैं शकीब भाई को समझा दूंगी। उस वक्त वो बहुत कर्ब में थी और मैं इसको तकलीफ पहुंचा रही थी, जबकि मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आखिर मैं भी तो इससे मोहब्बत करती थी। इसका डरना भी बचा था। बाबा जान का रो भी इतना था कि सभी इनसे कांपते थे। जब भी वो घर में होते ऐसा सन्नाटा तारी हो जाता कि बस मेरी माँ तक की मजाल ना थी कि इनके सामने ऊंची आवाज में बोलती। अगर कोई इनसे लाड कर सकता था तो वो मैं थी, और मैं भी एक हद तक ही अपनी बात पर इसरार जारी रख सकती थी। शकीब भाई तो इनकी उम्मीदों का मरकज थे। बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, ताहम वो बाज मामलात में इस असूल के कायल थे कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला पर देखो शेर की निगाह से। एक रोज उन्होंने शकीब को बुलाया और बोले, बेटे, मुझको अपने दिल की बात बता दो। अगर तुम्हें शहर में कोई लड़की पसंद आ गई है तो कोई हर्ज नहीं है, इसके वालिदैन से मिलवाओ। लोग ठीक ठाक हुए तो मैं तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मुझको पसंद की शादी पर कोई एतराज नहीं, मगर लड़की का नेक किरदार और नेक अतवार होना चाहिए। जिन हाथों में इसकी परवरिश हुई हो वो भी खानदानी लोग होने चाहिए। बाबा, शहर में तो कोई ऐसी लड़की नहीं, गांव में है जो मुझे पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की में किरदार और नेक अतवार हैं और जिन्होंने परवरिश की है वो भी खानदानी लोग ही हैं। कौन है वो लड़की? आप इसको जानते हैं बाबा, आपकी देखी भाली है। आपने और अम्मा जान ने इसकी परवरिश की है। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? खुल कर कहो। बाबा जान, घर में एक यतीम लड़की को आपने और अम्मी जान ने औलाद की तरह पाला है ना। इसे यतीमी का एहसास नहीं होने दिया कभी, मगर इसके मुस्तकबिल का क्या सोचा आपने? इस बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये हमने सोचना है और हम सोचेंगे। तुम अपनी बात करो। मैं अपनी ही तो बात कर रहा हूँ बाबा जान। क्या ये नहीं हो सकता कि जिस लड़की को आपने बच्चों के साथ आपने पाला है, इसको अपनी बेटी के जैसा समझा है, तो उसी को अपनी बहू बना लें? ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? टाट को जिस कदर भी संभाल कर रखो वो टाट ही रहता है, मखमल नहीं हो सकता। और तुम मखमल में टाट का पैबंद लगाना चाहते हो। लेकिन बाबा जान, बस इससे आगे मैं नहीं सुन सकता। क्या तुम ये चाहते हो कि सारा गांव मुझ पर हंसे या उंगली उठाए कि जिस लड़की को पनाह दी लवारिस जानकर परवरिश के साथ खान बहादुर के बेटे ने मरासिम बना लिए, तो इनको उस मुलाजमा की बेटी को फिर बहू बनाना पड़ गया? हमारे रहम और नेकी को भी लोग गलत रंग देंगे और बेपरकी उड़ाएंगे। तुम्हारी शादी खानदानी लोगों में ही होगी। नौकरों की औलाद को हम बहू बनाकर सर पर नहीं बिठा सकते। समझे? अब चले जाओ मेरे सामने से। आइंदा इस किस्म का सवाल लेकर मेरे सामने हरगिज मत आना। साहब बहादुर का गुस्सा बढ़ते देखकर शकीब मजीद इनके सामने न ठहरा और वो ठहर भी न सका। बाबा जान के कमरे से मेरे पास आ गया, नाराज और परेशान। सुनोगी तुम? क्या कहा है बाबा जान ने? सुन चुकी हूँ। मैं तुमको इनके कमरे में जाता देख चुकी थी।
तो बरामदे में कान लगाए खड़ी हो गई। अब बताओ कैसे सीधी उंगली से घी निकलेगा? धीरज रखो शकीब भैया, तुम मुझसे 2 साल बड़े जरूर हो मगर अकल में मेरे बराबर ही हो। जल्दबाजी मत करो, सब्र से काम लो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। बात क्या बिगड़ जाएगी? बात तो बिगड़ गई है। बाबा जान जो कह देते हैं फिर इससे हटते नहीं। तुमने कोई ऊट पटांग कदम उठाया तो जान लो कि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भैया। सिमी बेचारी बेमौत मारी जाएगी, जिसका हमारे सिवा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैंने शकीब को बहुत समझाया, चुप रहने से भी तो मसले का हल नहीं होगा। सिमी की वो चुपके से इसकी शादी किसी और से कर देंगे। चुपके से क्यों भैया? वो शोर डालकर भी करें तो भी इनको रोकने वाला कौन है? इनको हमारा डर तो नहीं पड़ा है, लेकिन दुरेशवार तुम देख लेना, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं सिमी से ही शादी करके रहूंगा, या फिर इनको बता देना कि हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा और ये ढूंढते रह जाएंगे अपने इस वारिस को। कैसी बातें कर रहे हो शकीब? मुझे डर है कि तुम्हारी ये जज्बाती तबीयत हम सबकी जिंदगी में कोई बौछाल ना ले आए। बहरहाल मैंने बाबा से बात करने का यकीन दिलाकर उस वक्त अपने भाई को तसल्ली दी, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस वाक़ये के 10 रोज़ बाद जब बाबा शहर से लौटे, मुझे लगा वो अच्छे मूड में हैं। ये वो वक्त था जब बहुत अकल से काम लेने की ज़रूरत थी। मैं भाई से वादा कर चुकी थी, सो बाबा जान के पास जा बैठी। बात करने को अल्फाज ढूंढने लगी। गला सूख रहा था, थूक भी नहीं निकला जाता था। सोचा आज अच्छे मूड में हैं, न जाने फिर मेरी बात सुने ना सुने। सो मैंने बात शुरू की। बाबा जान, मुझे आपकी मोहब्बत और फ़याज़ी से ये उम्मीद है कि आप मेरी बात को नहीं ठुकराएंगे। मैं जानती हूँ आप मेरी किसी बात को नहीं ठुकराते। हाँ हाँ मेरी बेटी रानी, क्या कहना है? कहो बाबा, शफकत से बोले। बाबा जान, दरअसल मैं सिमी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पता है आप मालिक हैं और वो गरीब की बेटी है, मगर है तो उसी खुदा की बनाई हुई ना, जिसने हमको दौलतमंद बनाया। अभी मैं इब्तिदाइया अल्फाज को जहन में तरतीब दे ही रही थी कि बाबा की तेवरी पर बल पड़े। बोले, बात मुख्तसर करके मतलब की कहो, क्या कहना चाह रही हो? हालांकि वो जानते थे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, फिर भी मुझे मौका दिया। बाबा जान, वो मेरी बचपन की सहेली है, मुझे इससे मोहब्बत है। इसकी दूरी का सोचकर परेशान हो जाती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि वही मेरी भाभी बने और हमेशा हमारे साथ इस घर में रहे। क्या ये सब इसने तुमको सिखाया है? नहीं बाबा जान, मुझे अल्लाह पाक की कसम इसने कुछ नहीं कहा, और ना भाई शकीब ने। कि मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो फिर सुन लो दुरेशवार बेटी, वो लड़की हमारे ख़ानदान से नहीं है और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आज के बाद ऐसी फरमाइश मेरे पास लेकर मत आना, अब दफ़ा हो जाओ। मुझे लगा किसी ने मुझे बुलंद अमारत से धक्का दे दिया है। जिंदगी में पहली बार अपने बाप का इतना सर्द और करख्त लहजा सुना था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए और मुझको सांप सूंघ गया। जरा सी देर खुद को संभालने की खातिर चुप रही, बुत की तरह जैसे उठने की हिम्मत ही ना रही हो। तब वो खुद ही उठकर चले गए और मैं बैठी रह गई। भाई मेरा मुंतजिर था। मैंने कहा, शकीब बाबा तो चले गए, मगर हमारी उम्मीदों का चमन राख करके गए हैं। अब तुमको मजीद क्या कहूँ? मुझे पता था यही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब मेरे लिए भी ज़िंदगी में कोई दिलकशी बाकी ना रही। बाबा जान संगदिल हैं, इतने कि वो मुझको मौत से हमकनार होता तो देख सकते हैं, मगर अपने कहे से मुड़ नहीं सकते। मगर मैं भी इन्हीं का बेटा हूँ, मैंने भी जो कह दिया है इससे नहीं फिरूंगा। माँ समझा समझा कर थक गई, मगर शकीब क्यों कर मानता कि इसका दिल ही ना मानता था। इधर बाबा जान ने किसी और से सिमी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। साथ वाले गांव के जिम्मेदार का कोई रिश्तेदार था जो औसत दर्जे के खाते पीते लोग थे। वालिद ने सोचा कि इस शख्स को बाद में कोई कारोबार करा देंगे। इधर मेरा हट धर्म भाई अपने दिल के हाथों मजबूर था। जो ही इसको पता चला बाबा जान सिमी को बराबर वाले गांव में ब्याने की तैयारियां कर रहे हैं, इसने तूफान खड़ा कर दिया। माँ से कुरान पाक पर कसम खाई कि जिस रोज सिमी किसी और की डोली में बिठाई गई वो उस रोज कुएं में छलांग लगा देगा। यूं बाबा हार गए। उन्होंने किसी और शख्स के हवाले सिमी को ना किया, मगर डोली में बिठाने की बजाय एक करीबी रिश्तेदार के घर भिजवा दिया। और जब वो वापस आई, जिंदा नहीं, कफन में लिपटी हुई थी। इसको हमारे आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। और यूं इस बेकसूर और फरिश्तों जैसी मासूम लड़की ने मनो मटी तले जाकर हमारे घराने को एक बड़े इंतशार से बचा लिया।
ظاہر ہے کہ اس کی زبردستی کی شادی تو شکیب کو قبول نہ تھی، لیکن موت کو تو قبول کرنا ہی تھا، کیونکہ دنیا میں سب رکاوٹوں کا چارہ کیا جا سکتا ہے مگر موت کا نہیں، کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عرصے تک سب یہی سمجھتے رہے کہ وہ اپنی موت مری ہے۔ اس کو ملیریا ہوا اور بخار بگڑ گیا، وہ قضائے الہی سے جاں بحق ہو گئی۔ مگر اس کی وفات کے 8 سال بعد ایک پرانی ملازمہ نے مجھے قسم دے کر بتایا تھا کہ جس گھر وہ ان دنوں تھی وہاں اس نے ہم لوگوں کو گھریلو جھگڑے سے بچانے کی خاطر کالا پتھر پی کر جان قربان کی تھی۔ وہ اپنی پرورش کے لیے بابا جان کی احسان مند تھی، سو ان کو مزید پریشان ہوتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس نے شکی بھائی کی خودکشی کی دھمکی سے ڈر کر ان کی جان بچانے کی خاطر ایسا کیا تھا۔ اس ملازمہ سے ہی اس نے کالا پتھر منگوایا تھا، بس وہی اس کی رازدان بھی تھی۔ شکی بھائی نے کچھ عرصہ دکھی رہنے کے بعد حقیقت سے سمجھوتا کر لیا اور والدین کی رضامندی سے گھر بسا لیا، مگر میں سمی کے دکھ کو نہیں بھلا سکی۔ مجھے تو آج بھی سمی کا وہ زیر لب مسکرانا اور دھیرے دھیرے چلنا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر بابا نے سمی سے بیٹے کی شادی کیوں نہ کی، حالانکہ اس لڑکی میں خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، کوئی خامی نہیں تھی، اور بابا ہمیشہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، نہ کبھی ناراض ہوئے تھے نہ کبھی اس سے نفرت کی تھی۔ میں امی سے کہتی تھی کاش بابا شکیب کی خوشی پوری کر دیتے تو سمی کی جان نہ جاتی، اور وہ جواب دیتی بیٹی تمہارے بابا مجبور تھے، خدا جانے کیا مجبوری تھی ان کی، یہ تو میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ اگر کبھی امی مجھے وہ مجبوری بتا دیتی تو شاید میرے دل پر پڑا منو بوجھ ہلکا ہو جاتا۔